हेलो चैम्पियंस, ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का वीडियो नंबर सेकंड मतलब पार्ट सेकंड है, जिसमें आपसे कहा गया था कि आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है। इसमें है हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे और अगर बेटा आपने ये कर लिया तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आसानी से हो जाएगा। ठीक है। जिस बच्चे ने पार्ट 1 ना देखा हो कैश फ्लो का, वो पहले पार्ट 1 देखे, वहाँ से सभी फॉर्मेट और स्पेसिमेन को याद कर ले एक बार। मैंने कहा था आपसे 2-3 बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, बस उतने में वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्पेसिमेन याद हो जाएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकेंगे। ठीक है बेटा, बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लें एक बार। क्वेश्चन में अगर बोर्ड में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ रहा है तो आप पहले ये देख लीजिए कि उसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे। सर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवाया गया है तो हमको क्वेश्चन पढ़ने की नीड तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है बेटा। ठीक है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट्स को चेक करेंगे और देखेंगे क्या कोई अकाउंट तो नहीं बनना, कोई वर्किंग नोट तो नहीं बनना। तो आपको पता होना चाहिए कि कब अकाउंट बनते हैं। नहीं पता है, पार्ट 1 पे जाइए, वीडियो में ये चीज़ें बता रखी है, आपको देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है। कैसे सर, लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 8 लाख, यानी मशीन से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दी हुई है तो हमको मशीन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए मशीन बनाने के 2 मेथड आपको बताए गए हैं, एट कॉस्ट और एट WDV। अब एट कॉस्ट कब बनता है और एट WDV कब बनता है, ये याद रखने के लिए आपको ये वाला नोट याद रखना है। देखो, जब 2 ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन दिया गया हो, क्वेश्चन में 2 ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन दिया गया हो, तो जो भी एसेट अकाउंट बनेगा वो एट कॉस्ट बनेगा, नहीं तो हमेशा एट WDV तो बनता ही है। क्लियर? ठीक है सर, आ जाओ बेटा, अब अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के लिए ये रेड पेन से यहाँ पर स्टेप्स मेंशन किए गए हैं, आप याद रखिएगा। अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, बस आप ये स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। मशीन का अकाउंट बना रहे हैं। मशीन का अकाउंट बनाते टाइम सबसे पहले हमें मशीन का क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। मशीन का बैलेंस होता है बेटा डेबिट बैलेंस, इसीलिए मशीन की स्टार्टिंग डेबिट से करते हैं और लिखेंगे टू बैलेंस BD मशीन का ओपनिंग बैलेंस। क्वेश्चन पे जाइए और देखिए मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना है। तो बेटा 2 ईयर दी गई हैं, 2024 और 2025। तो जो 2024 छोटी ईयर होगी वो आपकी प्रीवियस ईयर होगी यानी कि ओपनिंग, और जो बड़ी ईयर होगी वो आपकी करंट ईयर होगी यानी कि क्लोजिंग। तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 25 लाख। लिख देंगे टू बैलेंस BD कितना बेटा? 25 लाख। ठीक है। दूसरे नंबर पर लिखते हैं बाई बैंक अकाउंट सोल्ड, मशीन को सोल्ड। और ये सेल वैल्यू कहाँ दे रखी होगी क्वेश्चन में? ये दे रखी होगी आपको एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में जाएंगे, सेल वैल्यू देखेंगे, ध्यान से पढ़िएगा एडजस्टमेंट को। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 8 लाख ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन वाज 3,20,000। मशीन जिसकी कॉस्ट थी 8 लाख की, वो 3,20,000 की उस पर डेप लग गई और वो सोल्ड हुई है 6,40,000 में। तो बोलो जल्दी से, सेल वैल्यू कितनी दी हुई है? 6,40,000। ठीक है। तीसरा स्टेप होता है बेटा, तीसरा स्टेप, इस सेल करने पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट में लिखेंगे और लॉस हुआ है तो क्रेडिट में लिखेंगे। अब बात आप बताओ कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, कैसे फाइंड करें? बेटा देखो, आपकी मशीन की जो कॉस्ट है वो है 8 लाख, दिख रहा है आपको, ये रही, और उस पर डेप लग गई 3,20,000 की। क्लियर? तो मशीन बेटा कितने की रह गई सर? मशीन रह गई 4,80,000 की। अब 4,80,000 वाली मशीन को हम लोग सोल्ड कर रहे हैं 6,40,000 में। तो बताओ आप लोग, 4,80,000 वाली एसेट को जब हम 6,40,000 में सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? सर ये तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट किस साइड लिखेंगे बेटा? डेबिट में। टू प्रॉफिट ऑन सेल। क्लियर? कितना आएगा? 1,60,000। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। ठीक। अब स्टेप नंबर 4 में बाई एक्यूमुलेटेड डेप, एक्यूमुलेटेड डेप लिखते हैं। देख लो बेटा एक्यूमुलेटेड डेप कितनी दी थी, यही दी होगी एडजस्टमेंट में, 3,20,000। स्टेप नंबर 5 में बाई बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। मशीन का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 33 लाख। 5 स्टेप, मशीन अकाउंट तैयार। अब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे, ये देखेंगे किस साइड का टोटल ज़्यादा है।
तो सर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट में आ रहा है 42,60,000, उसमें से डेबिट का माइनस कर देंगे और डेबिट में क्या बचा देंगे सर, डेबिट में बचा देंगे टू बैंक अकाउंट परचेज। इट मीन्स परचेज बच रही है और ये कितनी बच रही है 16 लाख। सर हमको ये तो पता लग गया कि मशीन अकाउंट कब बनाते हैं। आंसर कि जब मशीन की एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दी हो तो हमको मशीन अकाउंट बनाना चाहिए, लेकिन सर ये नहीं बताया आपने मशीन अकाउंट बनाते क्यों हैं। बेटा मशीन अकाउंट या कोई भी एसेट अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि उसकी एक्चुअल परचेज या सेल कितनी है ये हमें एसेट अकाउंट से ही पता लगेगा। तो एक्चुअल में मशीन की जो परचेज हुई वो कितनी हुई 16 लाख। क्लियर जी सर। अब अगला अकाउंट कौन सा बनेगा, तो देखो भाई यहाँ पर ये और लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन में 2 ईयर का एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हो और उसके साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेब्ट एडजस्टमेंट में भी दे रखी हो तो इसका भी एक अकाउंट बनेगा, इसलिए हमने यहाँ एक्यूमुलेटेड डेब्ट का अकाउंट बनाया है। ये अकाउंट वाकई में काफ़ी सरल है क्योंकि इसमें केवल और केवल 4 स्टेप आते हैं। ये लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये क्यों बनाया जाता है, क्योंकि आपको 2 ईयर के बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, 2 ईयर के बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन है। अब इनमें से एक चीज क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी तो दूसरी चीज इससे निकल कर आएगी। ठीक है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेब्ट का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए इसकी स्टार्टिंग होती है क्रेडिट साइड से। ठीक है, बोलो बेटा एक्यूमुलेटेड डेब्ट का ओपनिंग बैलेंस कितना है। सर एक्यूमुलेटेड डेब्ट का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख और क्लोजिंग है 6 लाख। चलो लिख दो दोनों को। क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस 5 लाख। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखते हैं बाई डेप्रीशिएशन, डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर आती है। तीसरे नंबर पे लिखते हैं एक्यूमुलेटेड डेब्ट अकाउंट, टू एक्यूमुलेटेड डेब्ट, और यहाँ पर वो वाली डेब्ट आती है जो फिक्स्ड एसेट सोल्ड करते टाइम उस पर लगाई गई थी। और चौथे नंबर पर टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस, ये आप साथ के साथ लिख सकते हैं जो दिया हुआ था 6 लाख। अब क्वेश्चन में देखो कि क्या हमको एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हुआ है या हमको डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में गिवन होगा बेटा, क्या दे रखा है सर, एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हुआ है कितना 3,20,000, तो यहाँ लिख देंगे एक्यूमुलेटेड डेब्ट। ठीक है, अब दोनों साइड का टोटल करेंगे और देखेंगे किस साइड का टोटल ज़्यादा है। सर ऑब्वियसली डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ये आ जाएगा 9,20,000। 9,20,000 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4,20,000। ये डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर आ गया आपका। ठीक है, एक आंसर ये आ गया। क्लियर बेटा, और देखिए और कोई अकाउंट बनना है। डेबेंचर्स वर इश्यूड ऑन 1 अप्रैल 2024। यहाँ पर तो केवल डेबेंचर्स की एक डेट दी गई है, इसलिए यहाँ डेबेंचर का कोई अकाउंट बनेगा नहीं। सर ये बता दीजिए कि अकाउंट बनते किस किस के हैं। तो बेटा इसका जवाब ये है कि इसमें मैक्सिमम केवल 3 ही अकाउंट बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन में कौन कौन से सर, एक तो बनते हैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट। कब बनते हैं, जब क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हो तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनेगा। और क्यों बनेगा, एसेट खरीदी या बेची ये वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ठीक है, दूसरा बनता है बेटा आपका एक्यूमुलेटेड डेब्ट अकाउंट। ये केवल उसी केस में बनता है जब क्वेश्चन में 2 ईयर के एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिए हों और नीचे एडजस्टमेंट में भी एक्यूमुलेटेड डेब्ट का जिक्र हुआ हो। ठीक है, और ये क्यों बनता है, ये बनता है डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर को फाइंड करने के लिए। सर डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर की क्या नीड है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम है, इसलिए हमको ये एक्यूमुलेटेड डेब्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर सर, आपने 3 बताए थे। हाँ बेटा तीसरा एक और, तीसरे अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। सर ये कब बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स, बेटा जब ये 2 ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हो। सर दिया है, आपने तो नहीं बनाया बेटा, आगे तो सुनो पहले। 2 ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हो, उसके साथ साथ नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन हो, मतलब टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन तो गिवन होनी ही चाहिए, तब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनेगा। इसमें गिवन नहीं है इसलिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट नहीं बना। ठीक है जी सर। जब अकाउंट आपके प्रिपेयर हो जाए एग्जाम में तब तुरंत आप क्या करिए, नेक्स्ट पेज पे जाइए कॉपी के और वहाँ पर अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लीजिए। ठीक है, ये आपके सामने बना लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में टोटल 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। कोई भी बच्चा, मेरा बच्चा ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा कैश फ्लो को तब अटेम्प्ट बड़ी आसानी से कर सकता है जब उसे इसका फॉर्मेट याद हो।
तो प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, इसका फॉर्मेट पूरा लिखवा रखा है आपको, वहाँ से आप उसे याद कर लीजिए। और अगर आपको फॉर्मेट याद है और ये क्वेश्चन आपने 2-3 टाइम्स कर लिया तो आपके ये 6 नंबर पक्के हैं बेटा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत आसानी से सीखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहली एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की स्टार्टिंग होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसको फाइंड करने के लिए आपको एक वर्किंग नोट बताया गया था, वो ये है। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने वर्किंग नोट याद कर लिया होगा। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो हर चीज जो है वो पहले से बेटा डिसाइड होगी कि कौन सी चीज कहाँ दी हुई है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए सबसे पहले हमको चाहिए नेट प्रॉफिट, जो आपको बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में मिलेगा। रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में नोट नंबर 1 पड़ा है, नोट नंबर 1 पे जाइए और किस नाम से मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से। तो नेट प्रॉफिट आपका पहले था 5 लाख और अब रह गया 4 लाख। अरे ये तो लॉस हो गया सर। कैसे, पहले था 5 लाख, प्रीवियस ईयर में कितना था 5 लाख और अब रह गया 4 लाख, तो 1 लाख से लॉस। तो यहाँ पर लिख देंगे नेट लॉस 1 लाख से। क्लियर जी सर। फिर इसमें ऐड करते हैं 4 आइटम्स, ये आपके ऊपर लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। ऐड करते हैं 4 आइटम, ट्रांसफर टू रिजर्व। बेटा ये ट्रांसफर टू रिजर्व उसी रिजर्व के इर्द गिर्द दिया होगा जो कि था नहीं क्वेश्चन में। कहाँ दिया होगा सर, ये दिया होगा ट्रांसफर टू रिजर्व, जो कि यहाँ पर रिजर्व नहीं है, अगर होता तो ऐड कर देते। फिर ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर, जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन नाम की हेडिंग में पड़ा होता है, मिल गया होगा। और कौन सा लेते हैं बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर। करेंट ईयर वाला कितना है 76,000, इसको ऐड कर देंगे 76,000, ये हो गया आपका प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर। फिर ऐड करते हैं बेटा इसमें प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर, ये हमेशा एडजस्टमेंट में गिवन होता है लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। इसके बाद ऐड करते हैं बेटा इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी एडजस्टमेंट में दिया होगा, नहीं दिया हुआ है। इसके बाद लेस करते हैं बेटा रिफंड ऑफ टैक्स, एडजस्टमेंट में दिया हुआ, नहीं। लेस करते हैं बेटा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वो भी नहीं दिया हुआ। इसका मतलब बस इतना ही आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड चीज़ें दे रखी हैं। तो ये बेटा कितना आ जाएगा आपका, बताओ जल्दी से। ये आ जाएगा सर 24,000, और ये 24,000 किसके आएंगे बेटा, माइनस के आएंगे, है ना, इसीलिए यहाँ लिख देना 24,000। बताओ मुझको, आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम समझ में आ गया जी सर। अब अगली हेडिंग होती है इसमें एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट को करने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया होगा, इसमें टोटल 7 नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं और 4 नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं। 7 और 4 टोटल 11 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, जिसमें डेप्रीशिएशन, एमोर्टाइजेशन, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट पेड, इस तरीके से काफ़ी आइटम्स दे रखे होंगे। अब इसको एक तो पहले आपको ये एडजस्टमेंट्स याद होनी चाहिए, और उसके बाद इसको करेंगे कैसे। तो आप अगर इसको करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन में नीचे से ऊपर की तरफ जाइएगा, आपको ये चीज़ें मिलती चली जाएंगी। देखो मैं बताता हूँ कैसे। डिबेंचर्स आते हैं उसमें सर, नहीं डिबेंचर्स नहीं आते। ड्यूरिंग अ ईयर मशीन कॉस्टिंग, हाँ डेप आती है सर, हाँ डेप आता है, डेप भी आता है और लॉस ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल भी आता है। तो बताओ, डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में दिया है, हाँ सर एडजस्टमेंट में पढ़ा था तो हमें याद आया कि हमने डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर फाइंड किया था। याद रखिएगा एडजस्टमेंट्स में एक्यूमुलेटेड डेप कभी नहीं आता, क्या आता है, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर आता है। क्या आता है बेटा, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, जो कितना था उस अकाउंट से हमने निकाला था 4,20,000, तो लिख देंगे डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर 4,20,000। ठीक है बेटा। इसके बाद और देखेंगे और क्या दिया है सर, और दिया था आपने बताया था सर प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल आता है, तो प्रॉफिट ऑन सेल हुआ था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। कितना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन हुआ था, इसको कहाँ ढूंढेंगे बेटा, अकाउंट में देखा था हमने, प्रॉफिट ऑन सेल है ये रहा 1,60,000, तो यहाँ लिख देंगे 1,60,000। आपको पता होनी चाहिए पूरी एक्टिविटी में, पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो भी घाटे होते हैं वो प्लस किए जाते हैं और जो फायदे होते हैं वो माइनस किए जाते हैं। प्रॉफिट एक फ़ायदा, इसलिए इसको क्या करेंगे बेटा, माइनस कर देंगे। ठीक है, और देखेंगे ऊपर की तरफ के और क्या क्या दे रखा है। देखिए यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप नहीं आएगा, मशीन नहीं, डिबेंचर्स नहीं आते, लेकिन हाँ डिबेंचर्स से पहले ये 8% दे रखा है। तो बताओ बेटा, डिबेंचर से पहले जो परसेंटेज दी होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सर उसे बोलते हैं इंटरेस्ट।
और डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, इसीलिए हम डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करेंगे। और इंटरेस्ट पेड एडजस्टमेंट का एक आइटम है, इंटरेस्ट पेड को प्लस करते हैं, है ना, घाटा है इसलिए। अब सर ये तो बता दीजिए कि ये इंटरेस्ट 8 लाख पर कैलकुलेट करें या 5 लाख पर करें। तो बेटा इसके लिए कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। ये देखिएगा कि क्या क्वेश्चन में डिबेंचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट के अंदर कोई डेट गिवन है क्या? इस क्वेश्चन में दी हुई है, क्या दी हुई है? डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2024। कौन सी डेट है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है? आंसर आ रहा है बच्चों का सर ये ओपनिंग डेट है। अगर ओपनिंग है तो जो भी इंटरेस्ट फाइंड करेंगे वो करेंगे क्लोजिंग पे। सर क्या कह रहे हैं? हाँ, अगर ओपनिंग नीचे डेट दे रखी है तो इंटरेस्ट पे की जाएगी क्लोजिंग पे, और अगर नीचे क्लोजिंग डेट दे रखी होगी तो इंटरेस्ट पे की जाएगी ओपनिंग पे। याद रखिएगा जी सर। और सर अगर डेट ना दी हो, अगर डेट नहीं दी हो तो हमेशा ओपनिंग पर। क्लियर जी सर। तो अब 8% हम फाइंड करेंगे 8 लाख पर, है ना, क्योंकि डेट हमको ओपनिंग दी है तो निकालेंगे क्लोजिंग पर। तो बताओ जल्दी से, इंटरेस्ट पेड कितना आएगा? चलो कैलकुलेट करके बताओ, इंटरेस्ट पेड कितना आएगा? सर इंटरेस्ट पेड आएगा 8 लाख का 8%, ये आ गया आपका 64,000। ठीक है, इंटरेस्ट पेड है, घाटा है, इसलिए इसको हम ऐड करेंगे। यहां तक मेरे बच्चे समझ में आ गया जी सर। अब क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में इन सभी एडजस्टमेंट्स को ऐड और लेस करने के बाद जो बचेगा उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो बताओ, इन सभी को ऐड करने के बाद, ऐड और लेस करने के बाद, क्योंकि ये दोनों प्लस होंगे और ये उसमें से माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस वाले एक तरफ जोड़ लीजिए और प्लस प्लस वाले एक तरफ, फिर एडजस्ट करके लिख दीजिए। बताओ बेटा कितना आएगा? ये आएगा सर 3 लाख। यहां तक आ गए। इसके बाद क्या करेंगे, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में दो चीज़ों को ऐड करते हैं और दो चीज़ों को लेस करते हैं। इसको याद कर लेना आप लोग, डिक्रीज इन सीए एंड इंक्रीज इन सीएल को ऐड करना है और इंक्रीज इन सीए डिक्रीज इन सीएल को लेस करना है। और इस हेडिंग को करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ सी ए सी एल पर जाना है। क्वेश्चन में सी ए सी एल पर जाओ। बताओ बेटा, सी ए सी एल आपको पता होगा, ट्रेड पेबल, ये सी एल होता है, दे रखा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल देखो बेटा, ओपनिंग में कितना था सर 1 लाख, और क्लोजिंग में कितना हो गया सर 1,50,000। तो बताओ मुझको, 1 लाख से 1,50,000 हो गया, ये क्या है सर? ये इंक्रीज हो रहा है 50,000 से, इंक्रीज इन सीएल। अब इंक्रीज इन सीएल के नीचे लिख देंगे हम इसको, इंक्रीज इन सीएल कितना दे रखा है? 50,000। क्लियर? ऐसे ही आगे क्या दे रखा था सर? अब दे रखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आपको बता दें बेटा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन सीएल में कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में तो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया था सर, ये तो हो चुका। ठीक है, तो अब ये नहीं आएगा। इसके बाद क्या आएगा? करेंट इन्वेस्टमेंट। ओ ये भी आप याद रखिएगा, करेंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये दोनों ना तो ऑपरेटिंग में आते, ना इन्वेस्टिंग में आते, ना फाइनेंसिंग में आते। इनके लिए एक अलग से एक्टिविटी बनी हुई है जिसका नाम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएंगे और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नहीं आएंगे। तो क्या बचेगा? इन्वेंट्री। हाँ सर ये आएगा। पहले कितनी थी? 4 लाख, अब कितनी हो गई? 8 लाख। 4 लाख से इंक्रीज, इसे क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन सीए। इसे इंक्रीज इन सीए में लिख देंगे। और इंक्रीज इन सीए का लिखा है सर, ये लिखा हुआ है 4 लाख। ठीक है, हमने सभी सी ए और सी एल को देख लिया है। सी सी एल को देखने के बाद टोटल इनका भार लिख देंगे। ये 50,000 होगा, ये 4 लाख, इसको माइनस करना है तो इसको माइनस कर देंगे। अब 3,50,000 प्लस, और इसमें से 4 लाख जब माइनस करेंगे तो माइनस का 50,000 बचेगा। ठीक है, माइनस का 50,000। अब इसमें से लेस करेंगे नेट टैक्स पेड, क्वेश्चन में दिया होगा। और बेटा जी आपके लिए नोट में पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको याद रखनी है ये बात भी। जब 2 ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हो, 2 ईयर का इस क्वेश्चन में दिया है, तो करेंट ईयर को नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। ये आपने किया था यहाँ पर, ये ऐड किया है ना। और प्रीवियस ईयर को कैश जनरेटेड में से लेस करेंगे। तो ये जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेस करना है नेट टैक्स पेड, ये कौन सा वाला लेना है? जल्दी से बोलो, कौन सा वाला लेना है
सर प्रीवियस ईयर वाला, तो उठा लो बेटा। प्रीवियस ईयर में कितना दिया हुआ है, ये दिया है सर 56,000, तो लेस कर देंगे नेट टैक्स पेड के नाम से 56,000, ठीक है, इसको भी लेस कर देंगे। अब जब 50,000 के टैक्स में से 50,000 में से माइनस के 50,000 में से जब 56,000 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1,06,000, ठीक है बेटा, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पर आकर आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो रही है। अगर आंसर आपका प्लस में आता है तो लिखते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम, क्योंकि कैश का फ्लो होता, लेकिन अभी आंसर माइनस में आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन। यहाँ पर कैश का यूज हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है बेटा। ये आपकी एक एक्टिविटी हो गई। अब एक्टिविटी नंबर सेकंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो सबसे सरल है। बस आपको क्या करना है बेटा, मेरे 5 पॉइंट को याद रखना है। मैं बोल रहा हूँ वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड भी किए हैं। उन पॉइंट के नाम है परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड एनसीआई, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड एनसीआई, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव। इन 5 पॉइंट को अगर आपको याद है तो और एक सिंपल तरीका कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को करते टाइम बस बैलेंस शीट की आपकी 3 हेडिंग्स को चेक करना है। कितनी हेडिंग्स को चेक करना है, 3 हेडिंग्स को। वो हेडिंग्स कौन कौन सी है सर बता दीजिए बस। वो हेडिंग है बेटा, एक तो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पूरा, ठीक है। दूसरा होता है एनसीआई, जो इसके नीचे दिया होता तो ये क्वेश्चन में नहीं दिया, तो कौन कौन सी हेडिंग देखेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, एनसीआई और लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। हाँ सर, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेटा आपने तो इसका अकाउंट बनाया होगा, मशीन अकाउंट है ना, तो मशीन पे आ जाइए, ये रहा। अब मशीन अकाउंट से बेटा 2 ही चीज़ें आती हैं इन्वेस्टिंग में, एसेट्स का खरीदना और एसेट्स का बेचना, दोनों उठा लीजिए। तो आपका परचेज ऑफ मशीन दे रखा है 16 लाख और सेल ऑफ मशीन दिया हुआ है 6,40,000। इसको लिख दो जल्दी से। परचेज ऑफ मशीन कितना दिया है, 16 लाख। परचेज ऑफ मशीन ये हमने अकाउंट से फाइंड किया था, ये आया था बेटा 16 लाख। और सेल ऑफ मशीन, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि ये परचेज ऑफ मशीन को हमने माइनस क्यों किया है। क्योंकि सर जब भी हम कोई एसेट परचेज करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो उसे माइनस में शो करते हैं, और सेल ऑफ मशीन से कैश का इनफ्लो होता है और कैश का इनफ्लो होता है तो उसे प्लस करते हैं। क्लियर बेटा? जी सर। आगे कितनी हेडिंग देखने को बताई थी आपको, एक तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट देखो, एक चीज़ और दी थी, क्या दी है बेटा, इंटेंजिबल एसेट दी हुई है। अब जब इंटेंजिबल एसेट दे रखी है तो आप क्वेश्चन में ऐसा करिए, इंटेंजिबल एसेट्स में 7 लाख थे और 8 लाख हो गए, इसका मतलब है 1 लाख से गुडविल। अब इंटेंजिबल एसेट है, यहाँ पर क्लियर नहीं दे रखा है कि गुडविल है या पेटेंट है या ट्रेडमार्क है, तो कोई बात नहीं है, हम इंटेंजिबल एसेट्स ही लिख देंगे। आपकी जो इंटेंजिबल एसेट्स है वो बढ़ रही है 1 लाख से, तो एसेट्स का बढ़ना क्या कहलाता है, एसेट्स का बढ़ना कहलाता है परचेज। तो इसे क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, कितने से, 1 लाख से। अब परचेज कर रहे हैं तो माइनस होगी। बेटा याद रखिएगा, यहीं पर आपको इंटेंजिबल एसेट के बारे में एक बात का क्लियर कर दे, इंटेंजिबल एसेट्स अगर बढ़ रही है, इंटेंजिबल एसेट्स का बढ़ना कहलाता है परचेज ऑफ एसेट, तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा। लेकिन अगर आपकी इंटेंजिबल एसेट्स कम हो रही है तो इंटेंजिबल एसेट्स का कम होना कहलाता है इंटेंजिबल एसेट रिटन ऑफ, और वो इन्वेस्टिंग में नहीं आता, वो आता है आपका ऑपरेटिंग। ठीक है जी सर। तो हमने 3 हेडिंग देखनी थी, जिसमें से हमने अभी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट देख पाए हैं केवल। उसके बाद देखेंगे एनसीआई, सर एनसीआई तो नहीं दिया है। उसके बाद देखेंगे लोन्स एंड एडवांस, वो भी नहीं दिया है। तो ये तीनों हेडिंग्स को देखने के बाद इन्वेस्टिंग में 3 आइटम्स और आते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड। क्या इन तीनों में से कुछ भी दिया है? सर ये तीनों कहाँ दिए होंगे? सर बेटा ये तीनों दिए होंगे एडजस्टमेंट में, नहीं दिया। तो जब नहीं दिया तो आपकी यहाँ तक आते आते ये एक्टिविटी ख़त्म हो गई। इनका सम कर दीजिए, तो ये आ रहा है इसका टोटल। तो ये आपका टोटल आ गया बेटा 10,60,000, माइनस के आ रहे हैं ये भी, ठीक है। तो इसे बोलेंगे नेट कैश, अगर माइनस में है तो क्या बोलेंगे, यूज्ड इन
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लास्ट एक्टिविटी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को करते टाइम टोटल आपको 7 पॉइंट पहले याद होने चाहिए। अगर वो याद हैं, चलो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 7 पॉइंट कौन कौन से? इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लोन टेकन, रीपेमेंट ऑफ लोन, इंक्रीज या डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। इसके नोट्स आपको वीडियो नंबर फर्स्ट में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद अब ये 7 पॉइंट अगर आपको याद है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी को करते टाइम भी केवल 3 ही हेडिंग्स को हमको चेक करना है बैलेंस शीट की। ठीक है बेटा, कौन कौन सी हेडिंग्स हैं मैं नाम बताता हूँ आपको। पहली हेडिंग होगी शेयर कैपिटल, दूसरी होगी LTB यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और तीसरी होगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, शेयर कैपिटल, LTB, STB। ठीक जी सर। अब बताओ, शेयर कैपिटल को चेक करेंगे तो शेयर कैपिटल पहले कितने की थी? 21 लाख, अब हो गई 30 लाख। तो इट मीन्स शेयर कैपिटल बढ़ रही है घट रही है? सर बढ़ रही है 9 लाख से। तो शेयर का बढ़ना कहलाता है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा, और अगर हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो कैश का इनफ्लो होता है। कितना था? 9 लाख। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें ऐड करते हैं SPR अगर क्वेश्चन में हो, हालांकि इसमें निल है इसलिए कोई बात नहीं है। अगर SPR देखा हो तो वो भी इसमें ऐड हो जाता है। तो ये हो गए 9 लाख रुपए। अब शेयर इशू करेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा, इसलिए प्लस में है। ठीक, शेयर कैपिटल देख ली, और क्या देखते हैं? LTB पहले थे। अच्छा, LTB पर नोट दिया है, नोट नंबर 2 पे आ जाएंगे। नोट नंबर 2 में डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर्स पहले थे 5 लाख के, अब हो गए 8 लाख के। तो डिबेंचर्स का बढ़ना भी क्या कहलाता है? इश्यू। देखिए, डिबेंचर्स का बढ़ना इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स का घटना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर इशू है तो कैश का इनफ्लो होगा, और रिडम्पशन है तो कैश का आउटफ्लो होगा। क्या है बेटा? इशू है सर, तो लिखेंगे इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर्स। कितने से थे सर? 3 लाख से। ठीक है, शेयर कैपिटल देख लिया, LTB देख लिया, STB क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है, अब जब 3 हेडिंग्स हम देख लेते हैं तो उसके बाद इसमें 2 आइटम्स रह जाते हैं आने के लिए। उन आइटम्स के नाम है इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। तो आपको याद होगा क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेड था, आपने डिबेंचर्स पे किया था, है ना सर? कहाँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पे किया होगा आपने ज़रूर। ये देखो, ये किया इंटरेस्ट पेड किया है। ये कितना है? 64,000। तो इंटरेस्ट पे करेंगे कितने से? 64,000। जब पे करेंगे तो बेटा कैश का आउटफ्लो होगा, इसलिए माइनस में। ठीक है, और डिविडेंड पेड, जो भी डिविडेंड क्वेश्चन में दे रखे हों वो सारे के सारे डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पे किए जाते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में डिविडेंड पेड नहीं दिया हुआ। तो इसका टोटल कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 9 3 12 लाख। 12 लाख में से हम 6,40,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 11,36,000। ठीक है बेटा, इसके बाद ये प्लस में आ रहा है इसीलिए इसको बोलेंगे नेट कैश। प्लस में आता है तो बोलते हैं फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ तक आते आते हमारी तीनों एक्टिविटीज़ हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे? तीनों एक्टिविटीज़ को प्लस करेंगे। ठीक है, जैसे हमारी पहली एक्टिविटी का आंसर था 1,06,000 माइनस के। दूसरी एक्टिविटी का आंसर है 10,60,000 माइनस के। 1,06,000 माइनस के और 10,60,000 माइनस के। ठीक है, इन दोनों को एक जगह प्लस कर लेंगे तो ये हो गए हमारे 11,66,000। अब इस 11,66,000 में से जब हम 11,36,000 प्लस के ऐड करेंगे या माइनस हो जाएंगे ऑब्वियसली, तो जो बचेगा वो माइनस में बचेगा बेटा, हमारा आंसर है ना। और माइनस में आएगा हमारा 30,000 रुपया। तीनों एक्टिविटी का सम अगर माइनस में आता है तो हम उसको नाम देंगे नेट डिक्रीज। ठीक है, और अगर पॉजिटिव आएगा तो नाम देंगे नेट इंक्रीज। ठीक, पूरा नाम होता है नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम नेट डिक्रीज लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। और इसमें ऐड करते हैं लास्ट में ओपनिंग कैश एंड करेंट इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग करेंट इन्वेस्टमेंट है ये। ठीक है, जो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। कितना दिया हुआ है ओपनिंग कैश एंड करेंट इन्वेस्टमेंट? ये कहाँ दिया होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हेडिंग में ये दिया हुआ है सर। कितना है? ओपनिंग कैश है आपका ये 78,000 और ओपनिंग करेंट इन्वेस्टमेंट भी 78,000। तो दोनों 78,000 दिए हुए हैं तो इनको ऐड कर देंगे। ओपनिंग कैश बताया आपने 78,000 प्लस क्लोजिंग कैश बताया आपने 78,000।
तो इन दोनों का जो सम आएगा वो आ रहा है 1,56,000। अब माइनस के 3 लाख में से माइनस के 30,000 में जब 1,56,000 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा, ये आपका प्लस में आएगा 1,26,000। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोजिंग कैश एंड करेंट इन्वेस्टमेंट। अगर मेरा बच्चा आप जानना चाहते हो कि आपका ये सही है या नहीं, तो क्लोजिंग कैश एंड करेंट इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्वेश्चन में भी दिया होगा, देख लो क्लोजिंग का कितना कितना था। तो ये क्लोजिंग का था 37,000 क्लोजिंग कैश था, और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट थे आपके 89, 37 और 89, 37 प्लस 89 का सम ये आना चाहिए। आप करके देख लीजिए, आ रहा होगा। जी सर बिल्कुल आ रहा है। बस यही है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको कम से कम आप 2 बार जरूर रिवाइज कर लें, इसका पार्ट 1 जरूर देख लें 2-3 टाइम्स। अगर आपको इसका पूरा फॉर्मेट याद हो जाता है तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पूरे 6 नंबर दिलवा देगा। और आप ऐसे ही वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।